असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। काशी का 5वीं कक्षा वृद्धिरादेश सूत्र में एक बात हमें समझनी है कि यहाँ पर आत्म में तपर क्यों किया। आत्म में जो तपर किया है वो भिन्न काल व्यावृत्ति के लिए तो हो नहीं सकता है। भिन्न काल का मतलब है जो आ से दूसरे काल के वर्ण हैं उनकी व्यावृत्ति के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो अण में आते हैं वे ही भिन्न काल का ग्रहण कराते हैं अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के नियम से। तो आ को तपर करने से एक दूसरा प्रयोजन होता है कि समान काल का ग्रहण कराने के लिए तपर है। समान काल और अनुनासिक और उदात्त अनुदात्त स्वरित जो 6 भेद होते हैं उनको ग्रहण कराने के लिए तपर हो सकता है। उसी काल के जैसे दीर्घ के साथ तपर कर दिया तो दीर्घ के साथ किया हुआ जो तपर है वो एक प्रकार से 6 भेदों का ग्रहण कराने के लिए तपर हो सकता है। तो उसकी आवश्यकता नहीं मानते, क्योंकि अभेद का गुणा ये सिद्धांत पक्ष है। गुण जो होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित और सानुनासिक निरानुनासिक, इनको गुण कहते हैं। और ये जो गुण होते हैं ये भेदक होते हैं या अभेदक होते हैं, 2 पक्ष चलते हैं। तो इसमें पूछा भी गया है वृद्धिरादेश सूत्र भाष्य में कि अच्छा ये बतलाओ गुण भेदक होते हैं या अभेदक होते हैं। तो ये उत्तर दिया गया कि अभेद का इत्येव न्याय्यम अस्थित अधिसत्य क्षणाम अनंग उदात्ता में जो अनंग को उदात्त किया है उससे पता चलता है कि गुण अभेदक ही होते हैं। तो गुण जब अभेदक होते हैं तो फिर तपर का वो प्रयोजन नहीं रहता है कि 6 भेदों का ग्रहण कराना चाहते हैं। आ के जो उदात्त अनुदात्त स्वरित और सानुनासिक निरानुनासिक जो 6 भेद हैं उनका ग्रहण कराना चाहते हैं, ये बात नहीं रहती है। फिर तो एक ही बात रह जाती है कि भाई तपर आ के लिए तो नहीं है, कुछ और रास्ता निकालो। तो उन्होंने कहा तादपि परस तपरा तय परो यस्मात्, आ के लिए नहीं है तो तात परह तपरा, ये भी पंचमी समास होता है तपर शब्द में। तो ऐच के लिए तपर मान लो। तो ऐच के लिए तपर करने से क्या होगा कि जो आई और औ के द्वारा जो सवर्ण ग्रहण प्राप्त हो रहा था ना उसका ग्रहण नहीं होगा। जैसे खट्वा जमा एड का स्थानीय जो है चतुर्मात्रिक है, खट्वा और एड का चतुर्मात्रिक स्थानीय के स्थान में आदेश चतुर्मात्रिक नहीं होगा। तो क्या होगा? दीर्घ ही होगा। मतलब तपर कर दिया ना। आत के साथ जो तपर है वो आ के लिए नहीं है बल्कि ऐच के लिए तपर है। तो ऐच के लिए तपर करने से ऐ और औ की जो तपर युक्त ऐ और औ है अर्थात द्विमात्रिक की ही वृद्धि संज्ञा होगी। जब वृद्धि रेची सूत्र लगेगा तो द्विमात्रिक ऐ औ आदेश होगा। खट्वा जमा एड का यहाँ पर स्थानीय बेशक चतुर्मात्रिक हो, आदेश जो होगा वो द्विमात्रिक ही होगा। वृद्धि संज्ञा द्विमात्रिक की है। तो इस तरह से तपर कर्णम ऐजर्थम चरितार्थ हो जाता है। इसलिए लिखा है तपर कर्णम ऐजर्थम तादपि परस्तपरा खट्वैडिकादिषु त्रिमात्र चतुर्मात्र प्रसंग निवृत्तये। त्रिमात्र और चतुर्मात्र जो प्रसंग है उसकी निवृत्ति के लिए आश्वलायना। आश्वलायना में अश्वल शब्द से फक प्रत्यय किया आश्वलायना, और ऐतिकायना उपगवा उपमन्या उपमन्यु शब्द से उपमन्यवा, और शाला शब्द से शालिया मालिया। शाला शब्द की पहले वृद्ध संज्ञा होगी और वृद्धात 6 से 6 प्रत्यय होकर के शालिया बन जाएगा। उच्चारण में भेद आ जाएगा। तो खट्वैड का थोड़ी बने बोलेंगे फिर तो खट्वैड का, तो कितना बड़ा अंतर हो गया। ऐजर्थम में एचो अर्थ प्रयोजनम यस्य तत् एजर्थम।
तपर कर्णम ऐजर्थम, ऐज प्रयोजन है जिसका, जिस तपर का, ये अर्थ निकलेगा। ऐच अर्थ प्रयोजनम यस्य। इसमें उदाहरण जो दिए हैं सारे तद्धित के दिए, आश्वलायना और ऐतिकायना, ओपगवा, ओपमन्यवा, सारे उदाहरण तद्धित के दिए हैं। वैसे कृत के भी उदाहरण तो बन जाएंगे, भज धातु से गए प्रत्यय करेंगे, भाग, त्याग, पाचक, नायक, और कोई समास का भी हो सकता है, उपार्स भीयति, वहां तो समास तो नहीं होता है, उप का तो वैसे ही संयोग होता है। उपबन्यवा, शालिया, कृदंत, तद्दितांत और तिंगंत के उदाहरण होते हैं ना, चैशीत आदि, अचैशीत, अपाठित, अकारशीत, वृद्धि प्रदेशासिचि, वृद्धि परसिम प्रदेशो इत्यम आदय। हाँ जी, ये कल एक बात आई थी, आ सही तो आज से, ये वाला समझ में नहीं आए थे क्या? वो तो अभी आएगा, आगे बताएंगे। नाथ झलो सूत्र है ना, उस सूत्र को पढ़ाते समय बता देंगे। क्या कुछ प्रसंग आ गया था, मैंने बोल दिया था ऐसे। मैंने यही बोला था कि हाँ, वो नाथ झलो सूत्र है ना, उसमें आ और अच ये हल के साथ श्रवण संजक नहीं होते, इतनी बात थी। आ और अच, ई दीर्घ ई और शय की श्रवण संजक को नहीं मना करेगा नाथ झलो, तो उसमें जो आपत्ति आती है उसका व्यावृत्ति, उसका निराकरण उससे हो जाता है। नहीं, इको एणची से अची की निवृत्ति है आकाश सवर्ण दीर्घा में, तो सवर्ण अच के पर रहते दीर्घ होता है। ये तो सवर्ण हल है, ई और श, तो कुमारी शेते, ब्राह्मणी शेते, इनमें दीर्घ नहीं होगा ई और श को, क्योंकि वो सवर्ण अच के पर रहते दीर्घ कार्य करता है। जैसे ब्राह्मणी ई हते यहां होगा। अदेंग गुणा, गुण शब्द संज्ञात्वेन विधीयते, प्रत्येकम अदेंगाम वर्णानाम सामान्येन तद्भावितानाम अतद्भावितानाम च। तद्भावित और अतद्भावित जो वर्ण है उनका गुण संज्ञा, उनकी गुण संज्ञा कर रहे हैं। गुण शब्द से भावित को तद्भावित कहते हैं, और स्वतः वर्तमान होता है ना जब, तो या गुण शब्द के द्वारा भावित ना हो, किसी अन्य प्रक्रिया से भावित हो। जैसे कहीं मान लीजिए ईट है और टीत आदमी पदानम टेरे हो गया, पचे, पचा, वहे, पचा, महे, पच, और आगे ईट आया और ई को ए है, तो ए को तद्भावित नहीं कह सकते हम। मानी टीत आदमी पदानाम टेरे से टी को ए किया है ना, तो यद्यपि वो स्वतः विद्यमान नहीं है ये, पर किसी अन्य प्रक्रिया से आया है। जहाँ गुण शब्द से ए होता है उसी को तद्भावित कहेंगे। ऐसे वृद्धि के प्रसंग में भी यही बात समझनी है। जहाँ वृद्धि कह करके आ, आई, औ आते हैं उनको तद्भावित कहते हैं, या स्वतः विद्यमान हो या किसी अन्य तरीके से आ जाएं तो उनको अतद्भावित कहेंगे। जैसे हम दिव औत से वह को औ करते हैं, तो वृद्धि शब्द कह करके नहीं आए, तो उसको भी हम वृद्धि कहेंगे। कहीं पर आकार आदेश हो जाता है सीधा, वृद्धि कह करके तो नहीं होता है, तो उसको तो हम तद्भावित नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए तद्भावित अतद्भावित की गुण संज्ञा कर रहे हैं। तपर कर्णम तु इह सर्वार्थम, ये प्रयोग ऐसा ही है जैसा कि योग दर्शन का चतुर्थ पाद का दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, जैसे वहाँ पर 23 नंबर सूत्र है चौथे पाद का, तो उसका अर्थ होता है जो चित्त होता है ना हमारा, वो दृष्टा और दृश्य से उपरक्त हुआ चित्त
दृष्टा से भी उपरक्त होता है, दृश्य से भी उपरक्त होता है। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। सर्वार्थम मानी उभयार्थम। सर्वार्थम शब्द का मतलब है उभयार्थम। दृष्टा से भी उपरक्त होता है, दृश्य से भी उपरक्त होता है चित्त हमारा। चित्त जब दृश्य से उपरक्त होता है तो दृश्य के आकार का हो जाता है, दृष्टा से उपरक्त होता है तो दृष्टा के आकार का हो जाता है, चिन्मय हो जाता है हमारा। जो इसमें कोई आकृति न होना, चित्त में कोई आकार न बनना, किसी भौतिक वस्तु का इमेज न बनना, कोई शब्द के द्वारा इमेज न बनना या रूप की भी इमेज न बनना, तो वो जो हमारा चित्त है वो दृष्टा के आकार को धारण कर लेता है। तब ऐसा होता है। हमारे भीतर जो विचार वृत्तियां आदि चलते रहते हैं तो वो वृत्तियों के आकार को धारण करता है या तो, या फिर वृत्तियों से रहित होता है तो दृष्टा के आकार को धारण कर लेता है। तो जैसे वहां पर सर्वार्थम का अर्थ उभयार्थम है, बिल्कुल वही अर्थ यहाँ पर है। तपर कर्णम तुई सर्वार्थम, तपर कर्णम तुई उभयार्थम। यहाँ पर तपर कर्ण जो है वो उभयार्थ है। उभयार्थ मानी दोनों के लिए है, अ के लिए भी है, एंग के लिए भी है। हाँ, तत्स्वरूप तदाकार, दृष्टि दृश्य उपरक्तम, उपरक्त हो जाता है ना। तो मिदेर गुणा इत्येवम आदया, गुण प्रदेशा मिदेर गुणा इत्येवम आदया। एको गुण वृद्धि पर अच्छा इसका सिद्धियां जैसे तरिता में पूर्ण रपरा रपर हो जाता है, त्रि प्लवन संतरणयो सार धातु का धातु का गुण हो रहा है, चेता में भी सार धातु का धातु गुण हो रहा है, स्तोता पचंती में अतो गुणे पर रूप हो रहा है, जयंती में भी अतो गुणे, अहम पचे में भी अतो गुणे हो रहा है। महर्षि में आद गुणा से गुण होता है महर्षि, महा ऋषि। तो महा को और ऋषि को आद गुणा से जब गुण होगा आ और री को, तो वो अ ए ओ तीन अक्षर प्राप्त हुए। उनमें से री के स्थान में अण जो होता है वो रपर हो जाता है। तो कोई प्रश्न करे आपसे कि ये तो आ और री की जगह हो रहा है, हाँ जी, ये बताएंगे, चंद्रमोहन जी बताएंगे। जैसे महा आगे ऋषि, तो आ और री की जगह गुण प्राप्त हुआ। गुण संज्ञा अ ए ओ तीन अक्षरों की है, तो उरण रपरा कैसे कर देते हैं? री के स्थान में जो है अण रपर होता है, यहाँ तो आ और री दो के स्थान में रपर हो रहा है। कोई उत्तर देगा? अच्छा, इनको दो जी, माइक दो। आद्यंतवदेकस्मिन् नहीं, इसमें तो आद्यंतवदेकस्मिन् की बात नहीं है, कि आद्यंतवदेकस्मिन् तब होता है यहाँ पर, मतलब आद्यंतवदेकस्मिन् का विषय तब होता है। आद्यंतवदेकस्मिन् तो एक में ही आदिवत अंतवत कार्य, आप अंतादिवत से कह सकते थे, वो भी तब लगता है कि पूर्व का अंतवत होता है वो आदेश, पर का आदिवत होता है, उसका भी विषय तो नहीं बनेगा। स्थानांतरतमा तो बाद में उपस्थित होगा, पहले रपर करेगा फिर स्थानांतरतमा होगा। स्थानांतरतमा पहले नहीं लगता इस प्रसंग में ना। गुण वृद्धि के प्रसंग में हमेशा पहले जैसे आद गुणा लगा तो तीन अक्षर आए, अ ए ओ तीन अक्षर आए, उन तीन में से उरण रपरा अण को रपर कर देगा। अण मानी अ, या वृद्धि होगी तो आ को रपर हो जाएगा। जैसे हम कारक रूप बनाते हैं, कारक हारक, तो वहां क्री को वृद्धि अचोणिति से करने लगे तो आ आई औ तीन वर्ण आए, उनमें से आ रपर हो गया, क्योंकि अण में आ तो आता है, आई औ नहीं आते हैं। उरण रपरा अण में अ तो आता है पर ए ओ नहीं आता है। अण का मतलब तीन अक्षर अ ई उ। जो अदेंग गुणा सूत्र है इसमें तीन अक्षरों का नाम गुण है, और जैसे ही आद गुणा गुण करेगा तो तीन अक्षर उपस्थित हुए, अ ए ओ। उनमें से अ जो है वो अण में आ जाता है। अण में आने के कारण उरण रपरा, री के स्थान में अण आए तो रपर होता है।
अब ये री के स्थान में अण नहीं है, ये तो आ और री दो के स्थान में अण है, तो इसका उत्तर ये दिया जाता है, हाँ बताइए क्या नाम है, देवेंद्र जी। जैसे लोक में बोलते हैं कि ये देवदत्त का लड़का है, और जैसे उनकी माँ का नाम ले देते, देवदत्ता का है। हाँ, देवदत्ता का, तो वो चाहे हम उसे देवदत्त का लड़का बोले या देवदत्ता का लड़का बोले, मतलब अलग अलग नाम से भी बोल देते हैं, पर वो लड़का मतलब दो का होते हुए भी एक के नाम से बता देते हैं, दोनों के नाम से तो बता ही देते हैं, पर एक के नाम से भी इस अर्थ में दृष्टांत दे रहे हैं कि एक के नाम से भी उसका व्यवहार हो जाता है। दो से होने वाला, दो के स्थान में होने वाला या दो से संबंध रखने वाला एक के नाम से भी व्यवहृत हो जाता है। देवेंद्र जी ने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, महाभाष्य में यही उदाहरण दिया है कि जो दो के नाम से दो के साथ संबद्ध होता है वो एक के द्वारा भी व्यवदिष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आ और री के स्थान में जो गुण हो रहा है वो री के स्थान में गुण ऐसा भी कह दिया जाएगा। तो जब री के स्थान में अण है तो रपर हो जाएगा, रपर हो जाएगा, फिर स्थानांतरतम परिभाषा आती है। पहले रपर होगा, होते होते ही जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और उसकी माँ दिख जाए या मतलब उसको गोद में ले ले, तो जैसे गोद में लेते ही शांत हो जाता है। या दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ झगड़ा कर रहे हो और अचानक स्वामी जी आ जाएं, तो उनके आते आते ही वो शांत हो जाते हैं। मतलब जैसे उनका दिखना और उनका शांत होना युगपत होता है, एक साथ हो जाता है ना, उसमें काल का डिफरेंस नहीं होता, अंतर नहीं होता है। तो ऐसे ही री के स्थान में अण होते होते ही रपर हो जाता है। मतलब री के स्थान में अण का दिखना और रपर होना एक ही साथ, दोनों घटनाएं एक ही साथ हो जाती है। ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं कोई भी कि भाई जैसे कोई मतलब एक साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसे दे सकते हैं। ये मैंने जो दिया है ये भी उदाहरण है। तो जैसे रपर होता है ना, रपर तो हो गया, अभी वो हुआ नहीं है, उसके स्थान में बैठा नहीं है, तीन हो गए। रपर तो पहले हो गया, अर हो गया, ए और ओ, तीन अक्षर प्राप्त हुए समझो। फिर स्थानांतरतमा से तीनों में से छांट लिया जाता है अर, तो महर्षि बन जाता है। और दूसरा प्रयोग ऋत्यका से ऋकार परे हो तो फिर वो अक को प्रकृति भाव और ह्रस्व हो जाता है, तो महर्षि ये भी बनता है और महर्षि ये भी बनता है। इको गुण वृद्धि परिभाषा में स्थानीय नियमार्थ, ये परिभाषा है स्थानीय में नियम करने के लिए। स्थानीय नियमार्थ में जो समास होगा वो सप्तमी समास हमें करना होगा। स्थानीय नियमा, स्थानीय नियमा, स्थानीय में नियम करने के लिए। तो नियम क्या होता है? दूसरे स्थान्यंतर को हटा करके एक जगह ही उसको नियमित कर देने का नाम नियम होता है ना, कि इस स्थानीय में ही हो और किसी में ना हो। इसलिए परिभाषा जो होती है, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा भवति, अनियम में नियम करने वाली होती है एक नियम। परिभाषाओं के बारे में एक तो ये चीज़ देखनी होती है अनियमे नियमकारिणी, और दूसरी बात ये होती है कि लिंगवती परिभाषा भवति, परिभाषाएं लिंग के आधार पर कार्य करती हैं। तो इको गुण परिभाषा क्या लिंग है पूछे तो, इको गुण वृद्धि परिभाषा क्या लिंग है? हाँ, गुण वृद्धि लिंग है। ये चिन्ह है, लिंग है कि गुण वृद्धि लिंग के आधार पर ये परिभाषा अपना काम करेगी और अनियम में नियम करेगी। ये भी एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है। जहां पहले से ही नियम है वहां पर एको गुण वृद्धि का इका पद नहीं पहुंचेगा। जैसे और गुणा में नहीं पहुंचेगा, तद्धितेश्व चामादे में नहीं पहुंचेगा, कितिच में नहीं पहुंचेगा, अचोणिति में नहीं पहुंचेगा, अतउपधाय में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पहले ही वहां कह रखा है ना अंग की उपधाकार को वृद्धि होती है। तो अब ये क्या करेगा जाकर के वहां?
अनियम में नियम करने वाली होती है परिभाषा, और अचोणिति में भी नहीं जाएगा और गुणा में भी नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? ये वहां जाएगा जैसे मृजेर वृद्धि है। अब मृज अंगो वृद्धि होती है, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से अक्षर को रहे। अंग तो 3 है, अब जय को करें, री को करें, मैं को करें, किसको करें, ऐसा नहीं पता चल रहा। मिदेर गुणा है, मैं ई द 3 अक्षरों में से किसको करें ये पता नहीं चल रहा। हलोन्त्यस कहेंगे तो अंत को पाएगा, तो वो भी इष्ट नहीं है। पर अनियम तो हमें दिखाना होगा, तो इसी तरह दिखाएंगे कि भाई इसमें नियम सही सही पता नहीं चल रहा। जहाँ साक्षात स्थानीय का निर्देश नहीं है ना, सार्वधातुक अर्धातुकयो अंगस्य गुणो भवति, अब वहाँ पर साक्षात जहाँ निर्देश नहीं है तो अनियम प्रसक्त हुआ, तो नियम कर रहे हैं इका एव नान्यस्य। तो ऐसे सूत्र ही इसके वो बनेंगे। यत्र साक्षात स्थानीय निर्देश्यते तत्र तु इयं परिभाषा स्वकीयं कार्यं न करोति, तत्री अनियमस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अनियमस्य यत्र प्राप्तिरस्ति तत्रैव परिभाषेयं कार्यं कर्तुम् अर्हति। तो परिभाषे में स्थानीय नियमार्थ, स्थानीय नियमम अर्थ प्रयोजनम यस्या सा एवं भूता भवति परिभाषा। स्थानीय में नियम करना प्रयोजन है जिसका, ऐसी होती है परिभाषा। स्थानीय में अनियम प्रसंगे नियमो विधीयते वृद्धि गुणौ स्वसंजया शिष्यमाणौ। ये स्वसंजया कहाँ से आ गया, ये आगे चर्चा करेंगे। स्वसंजया शब्द कहाँ से आ गया? वृद्धि गुण अपनी संज्ञा के द्वारा जब विधिमान होते हैं तो इक के स्थान में होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। जैसे सार्वधातुक अर्धातुक अंगस्य गुणा कहा है, स इकाएव स्थाने विदितव्य तरति नयति भवति आदि। तो मैं ये पूछ रहा था कि वृद्धि गुणौ स्वसंजया शिष्यमाणो, ये स्वसंजया शब्द कहाँ से आ गया? वृद्धि गुणौ शिष्यमाणौ, ऐसा क्यों नहीं किया अर्थ? वृद्धि गुणौ स्वसंजया शिष्यमाणो, ऐसा कैसे कर दिया? हाँ बिल्कुल ठीक पकड़े। वृद्धि आदेश से वृद्धि की और अदेंग गुणा से गुणा की अनुवृत्ति आ रही है, और एक गुण वृद्धि सूत्र में है। तो अर्थ ये हो गया वृद्धि इस संज्ञा के द्वारा, जहाँ वृद्धि का विधान, एक संज्ञा परक हो गया गुण वृद्धि और एक संजी परक होएगा गुण वृद्धि। संज्ञा परक और संजी परक समझते हैं, गुण संज्ञा और वृद्धि संज्ञा। दूसरा गुण अ ए ओ और वृद्धि आ आई औ, ऐसा अर्थ निकलेगा। वृद्धि गुणौ स्वसंज्ञा शिष्यमाणो इका एव स्थाने भवता। वृद्धि और गुण अपनी संज्ञा से जब विधिमान होते हैं तो एक के स्थान में ही होते हैं, अन्य के स्थान में नहीं होते। वृद्धि गुणो स्वसंज्ञा शिष्यमाणो इका एव स्थाने वेदितव्यो। जैसे सार्वधातुक अर्धातुक अंगस्य गुणा स इका एव स्थाने वेदितव्य तरति नयति भवति। वृद्धि खलु अपि अकारशीत हार्षीत चैशीत नैशीत लावीत अस्तावीत इत्यादि इत्यादि। तो देख रहे हैं आप, आगे अपने आप ही इस बात को उठा रहे हैं। गुण वृद्धि स्वसंज्ञा विधीयते तत्र इकायते तद उपस्थितम द्रष्टव्यम किं कृतं भवति। इससे क्या होगा? द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। गलत शब्द दिखता है, द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, ऐसा है ना? द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते ऐसा होना चाहिए। द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, दूसरी षष्ठी उत्पन्न कर दी जाती है। ये इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या वाक्य बनेगा? द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते किं कृतं भवति गुण वृद्धि स्वसंज्ञा विधीयते तत्र इकायति एतद् उपस्थितं द्रष्टव्यम। इका ये उपस्थित जानना चाहिए। किं कृतं भवति द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, ऐसा होगा। द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति। किम प्रादुर्भावयति? परिभाषा इयं परिभाषा द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति। तो द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते नया परिभाषा है, ऐसे कहेंगे। हाँ, अंगस्य एक षष्ठी है
और दूसरी षष्ठी ये ऐसे हो जाएगा। अंगस एक है, रीका एक है, या ऐसा ही है। मिदेर गुणा में मिदे एक षष्ठी है, एक ये इका है। मृजे वृद्धि में मृजे एक षष्ठी है, एक ये है। तो ये विशेषण विशेष भाव में कामचार होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मिदि मृजी पुगंत लघुप दरित्सी दृषि क्षिप्र क्षुद्रेशु अंगेनिक विशेष्यते। इन सूत्रों में तो अंग के द्वारा इक को विशेषित किया जाएगा। जैसे मिदेर गुणा है ना, मिद अंग के इक को गुण होता है। मिदेर अंग से गुण इका स्थाने गुण भवति, मृजेर अंग से इका स्थाने वृद्धिर्भवति, पुगंतस्य अंगस्य लघुब्धस्य इका स्थाने लघुब्धस्य इका स्थाने गुणो भवति, ऋछि ऋक्षत्रिताम ऋदृशोंगी गुणा इत्यादौ इका स्थाने गुणो भवति, क्षिप्र क्षुद्रेषु स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणा, यणादि परम लुप्यते पूर्वस्य च गुणो भवति, इका स्थाने गुणो भवति। पूर्व को जब गुण करेंगे तो इका स्थाने गुणो भवति। जैसे छेपिष्ठ छोदिष्ठ छोदियान इत्यादि बनेंगे। जुसी सार धातु आर धातु गुणेशु इका अंगम विशेष्यते। जैसे जुसी च सूत्र है ना, तो इक के द्वारा अंग को विशेष करेंगे तो एन विधि तदंतस विधि होकर के इगंतस अंग से गुणो भवति, जुसी परता या जसी परता, ह्रस्व से गुणो भवति, ह्रस्वांत अंग से गुणो भवति। और सार धातु आर धातु का इगंत संग से गुणो भवति। जैसे मेद्यते अभिभयु, जुसी च का उदाहरण है अभिभयु, जुस के पर रहते भी दुर्वचन, लंग लकार का प्रयोग है, भी स्लव दुर्वचन हो गया स्लव, और भी और फिर गुण हो गया इगंत को भे, एचो यवायवा भय, और अटागम अभिभयु और मेद्यते। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, यहाँ पे द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, तो द्वितीय षष्ट्यंतम पदम प्रादुर्भाव्यते ऐसा हो। हाँ, षष्ठी तो षष्ट्यंत ही होता है, प्रत्येक ग्रहणे तदंत ग्रहणम। इका तो पद है षष्ट्यंत, वहां पे उपस्थित होगा तो ऐसा होना। षष्ठी का मतलब षष्ट्यंत पद, इगंत पद लक्षणा से ले। हाँ, पहला जब अर्थ नहीं घटेगा तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लक्षणा तक पहुंच जाएंगे। तो इका इतिकेम सूत्र में पूछ रहे हैं कि ये इका क्यों पड़ा। बोले आद संध्यक्षर व्यंजना नाम माभूत। जैसे या आगे ल्युट है ना, या आगे ल्युट और ल्युट को अन होता है, तो कह रहे हैं आ को गुण ना हो जाए कहीं, इसलिए इका कहना चाहिए। सार धातु आर धातु के सूत्र में यनम ना बन जाए। और इसी तरह संध्यक्षर जैसे ग्लायती है ना, तो ग्लईम लई हर्षक क्षय, संध्यक्षर से एकार गुण स्यात्। ग्लई धातु के आई को ए गुण हो सकता है और फिर उसको अनिष्ट रूप बनेगा। ग्लायती चाहते हैं, ग्लायती बनने लगेगा। और यानम में या को गुण हो जाए तो यनम बनने लगेगा। और तीसरा उम्भिता, उम्भ पूर्ण धातु है, त्रिच किया, ईट आगम किया। अब यहाँ पर व्यंजन को मकार को ओष्ठ ओकार गुण होने लगेगा, तो अवादेश होने पर उमविता ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा। उम्भ है ना, उम्भ, तो भकार ओष्ठ वर्ण है, भकार ओष्ठ वर्ण को, तो ओष्ठ वर्ण को ओकार गुण होने लगेगा, ओ हो जाएगा। भ शब्द है ना, तो भय को गुण ओ, उमो एचो यवायवा, उमाविता ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा। हाँ, भकार से ओष्ठ से ओकार गुण से, तो उमविता उम्भिता चाहते हैं, उमविता बनने लगेगा। पुनर्गुण वृद्धि ग्रहणम स्वसंजय विधाने निमार्थम, कह दिया। दोबारा जो गुण वृद्धि ग्रहण किया है वो अपने गुण वृद्धि संज्ञा के द्वारा जो विधान होता है उसमें नियम करने के लिए। पुनर्गुण वृद्धि ग्रहणम पूर्व सूत्रों से आ रहा है,
तो उसकी जब अनुवृत्ति आएगी तो यहाँ दोबारा जो गुण वृद्धि ग्रहण किया गया है वो उसका ये प्रयोजन, जहाँ स्वसंज्ञा से यही पंक्तियाँ अचश्च सूत्र की व्याख्या में भी मिलेंगी। पहले अध्याय के दूसरे पाद का 28वां सूत्र है, तो वहाँ भी यही सब बातें मिलेंगी। वहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत की अनुवृत्ति होने से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा के द्वारा जहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान है वहाँ पर वो करने के लिए है स्वसंज्ञा विधान नियम। ह्रस्व संज्ञा के द्वारा जहाँ ह्रस्व का विधान, दीर्घ संज्ञा के द्वारा जहाँ दीर्घ का विधान, प्लुत संज्ञा के द्वारा जहाँ प्लुत का विधान, वहीं पर वो सूत्र कार्य करेगा, सर्वत्र कार्य नहीं करता है। उदाहरण यही है सारे देवपंथा सा इत्यादि, क्योंकि इनका नाम भी दीर्घ प्लुत और ह्रस्व है ना। जैसे देव है, दीर्घ नाम है, तो वो अच के स्थान में क्यों नहीं हो रहा? अचश्च ये कहती है ना कि अच के स्थान में ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये जो होते हैं अच के स्थान में होते हैं, तो अच के स्थान में होते हैं तो फिर ये होना चाहिए ना। दिव औत होता है तो दी के ई के स्थान में होना चाहिए, वह को कैसे हो रहा है? तो वो कहते हैं स्वसंज्ञा विधाने नियमार्थम, स्वसंज्ञा विधाने नियम। वो जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा है ना, उसके द्वारा जहाँ विधान होगा वही नियम करता है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? गुरुजी इसमें सूत्रस्थ पद है गुण वृद्धि, वृद्धि गुणों ऐसा पढ़ने से कोई समस्या आ रही थी क्या? वो तो पूर्व निपात प्रकरण में पढ़ रखा है ना कि गुण और वृद्धि में अनियम है। पूर्व निपात जो होता है ना दूसरे अध्याय में, दूसरे पाद में राजदंतादि सुपरम, तो वहां पर ये दिया है धर्मादिसु उभयम, एक वार्तिक है। धर्मादि में दोनों हो जाते हैं, दोनों का मतलब कभी पूर्व प्रयोग कभी पर प्रयोग, गुण वृद्धि वृद्धि गुण दोनों हो जाते हैं। तो इस सूत्र के साथ उस सूत्र को रिलेट करके आप देख सकते हैं कि दूसरे अध्याय में ना देख सकते हो, अभी निकाल करके, ऐसा देखने से और मजबूत हो जाता है विषय। 28 नंबर सूत्र देखो, तो यहाँ पर अचश्च सूत्र में परिभाषा में स्थानीय नियमार्थ, वो की वो सारी बातें हैं ना, ये परिभाषा भी स्थानीय में नियम करने के लिए स्थानीय नियमार्थ, लिंगवती स्थानीय नियमार्थ, ऐसे दोनों बातें यहाँ पर भी। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वसंज्ञा शिष्यमाणा अचय स्थाने वेदितव्या, स्वसंज्ञा माने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा के द्वारा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से रही अतिरि अचैतिकिम सुवाग ब्राह्मण कुलम, ये यहाँ पर अकृत सार्वधातु दीर्घ चीयते श्रूयते अचैतिकिम विद्यते, हल्के स्थान में नहीं होंगे ये सब कार्य। वाक्यष्टे प्लुदुदाता देवदत्त देवदत्ता अचैतिकिम अग्निचीत है। स्वसंज्ञा विधाने नियमा, ऐसा कहा ना, अचिति वर्तते इमाभूत देवपंथास, अचैति वर्तते, ऊपर से अच की अनुवृत्ति आ रही है, ऊ कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुता, तो इसलिए यहाँ नहीं होता। द्योपंथा सा द्युभ्याम द्युभ्यत्र नियमो नास्ति। अजिति वर्तते अज ग्रहणे अनुवर्तमाने ह्रस्वादि शब्दानुवर्तमान अचा एव उपस्थानम प्रति न व्याप्रियन्ते तस्य स्वयं उपस्थितत्वात्। अज ग्रहण की जब अनुवृत्ति होगी तो ह्रस्वादि शब्द अनुवर्तमान होते हुए ये होगा कि ह्रस्व इत्येवं यो अच विधीयते, दीर्घ इत्येवं यो अच विधीयते, प्लुत इत्येवं यो अच विधीयते, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। ह्रस्व कहकर के जहाँ अच का विधान है, दीर्घ कहकर, प्लुत कहकर, तो वे फिर अचय, फिर वे जो है अच के स्थान में होते हैं, या अचय ये षष्ठी उपस्थित हो जाती है वहाँ पर उन सूत्रों में। तो अब आ जाइए न धातु लोप अर्ध धातु देवपंथा स इमम, कहते हैं ये त्यदादि नामा सूत्र कहाँ लगेगा? इमम में लग जाएगा। जब इक के स्थान में करना है गुण तो त्यदादि नामा सूत्र तद में तो वैसे नहीं लगेगा, इक है नहीं, तो इदम शब्द में इमम रूप बनाते समय लग जाएगा। इमम में ई मिल जाता है ना, त्यदादि नामा, तो वो दकार को मकार हो जाता है,
तदोसा सावनंत सत्व हो जाता है, सरूप बनता है। फिर ये इमम उदाहरण है, अत्वम अंतस्य भवति नहीं का। अत्व जो है इदम के मैं को होता है, इक को नहीं होता है। हाँ जी पूछिए। ये जो स्थानीय नियमार्था बोले हैं, तो स्थानीय से उदाहरण को कह रहे हैं क्या? स्थानीय से क्या कहना चाहते हैं? स्थानीय कहते हैं, आदेश और स्थानीय दो होते हैं ना, तो स्थानीय में नियम करने के लिए ये परिभाषा है। स्थानीय में नियम कर रही है, नियम का मतलब होता है दूसरे स्थान्यंतर की व्यावृत्ति कर रही है, कि दूसरे स्थानीय में नहीं होता, इसी में होता है। गुण वृद्धि एक में ही होती है, किसी और स्थानीय में नहीं होती। नियम का मतलब होता है किसी को व्यावृत करना, हटाना। तो नियम कर दिया तो मतलब कुछ हट गया ना, तो स्थान्यंतर की व्यावृत्ति प्रयोजन है। स्थानीय में नियम कर दिया तो स्थान्यंतर हट गया। गुण वृद्धि स्थान्यंतर को नहीं होगा। जैसे मिदेर गुण है ना, तो ई को गुण हो गया तो द को नहीं होगा। ऐसे मृजेर वृद्धि, री को वृद्धि हो गई तो जय को नहीं होगी। ऐसे तो यहाँ पर जो स्थानीय है वो इक को बताएंगे, इक स्थानीय बोलेंगे। स्थानीय में नियम करने के लिए गुण वृद्धि का जो स्थानीय है उसमें नियम कर रहे हैं कि वो इक के स्थान में हो। गुण वृद्धि का जो स्थानीय है ना उसको नियमित कर रहे हैं कि गुण वृद्धि का स्थानीय इक बन जाए और कोई ना बने। गुरुजी सह में तद शब्द में तो ठीक है, तद के द को हम अ कर रहे हैं, तो गुण कह के नहीं कर रहे, इसलिए वो व्यंजन के स्थान पे हो गया। फिर ये इमम में क्या बताना चाह रहे हैं? इमम अलग उदाहरण हो गया ना इससे। हाँ, इमम में वो ई के स्थान में नहीं हो रहा है, वो तिदादी नामा इदम शब्द था तो हाँ, इदम शब्द के तिदादी नामा जो है हाँ इक के स्थान पे नहीं हो रहा, इदम के म के स्थान पे आकार हो। हाँ, जैसे अ की गुण संज्ञा है ना, और गुण यदि इक के स्थान में होने लगे तो इदम के ई की जगह जाकर बैठेगा, और तद में तो हो ही नहीं सकता है। वो द के स्थान में वैसे नहीं होगा, और दूसरा मिलता नहीं है। न धातु लोप आर धातु के, यहाँ पर धातु एक देशो धातु तस्य लोपो यस्मिन आर धातु के बहुब्री समास है धातु लोपे पद में, और धातु शब्द धातु एक देश का वाचक है। जैसे वस्त्र के अवयव को वस्त्र कह देते हैं, गांव के एक देश को भी गांव कह देते हैं, वस्त्र के एक देश को वस्त्र कह देते हैं। समुदाय में जिन शब्दों का व्यवहार होता है अवयव में भी होता है। जैसे वस्त्र एक समुदाय है पूरा, उसके एक हिस्से में भी उस शब्द का प्रयोग होता है। समुदायेषु ही दृष्टा शब्द अवयवेषु अपि वर्तन्ते। समुदाय में जिन शब्दों का प्रयोग देखा जाता है अवयव में भी उनका व्यवहार हो जाता है। समुदायेषु ही दृष्टा शब्द अवयवेषु अपि वर्तन्ते, न्याय लागू हो जाता है। धातु एक देशो धातु, धातु के एक देश को धातु कहा है यहाँ पर, और धातु का लोप है जिसमें किसमें आर धातु में, वो आर धातु धातु लोप कहलाएगा। आर धातु को विशेषित कर रहा है धातु लोप पद। तत्र ये गुण वृद्धि प्राप्त होता, तो उसमें जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होते हैं। जैसे लोलुआ पोपुआ मरी मृजादि उदाहरण है। लोलुयादिभ्य यगंतेभ्य, लोलु ये धातु है और यगंत है, पचाद्यच हो गया इससे। पचाद्यच अचिवीते यंगोची चैति यंगोलु की कृते, यंगोची च से यंग का लुक हो गया, अच के पर रहते तमेव चम आश्रित गुण वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं। मरी मृजा में वृद्धि प्राप्त है, लोलु में सार धातु आर धातु को गुण प्राप्त है, तो उन दोनों का प्रतिषेध हो गया। समझ में आया? लोलु नए नए बच्चे भी बैठे हैं कई, समझ में आ रहा है? लोलु यंग, यंगोची से यंग का लुक कर दिया, लोलु बच गया, आगे आचे। अब लोलु को गुण प्राप्त होगा। मरी मृजा में मरी मृज को, मरी मृज धातु थी तो मरी मृज बच गई, अब इसको मृजेर वृद्धि प्राप्त है। तो ये धातु के एक देश का लोप हुआ है यहाँ पर, यंग का। सनाद्यंता धातु संज्ञा होती है और उसके एक देश
यंग का यहाँ पर लोप हुआ है। तो यंग का लोप हुआ है जिस आर धातु के परे रहते, तो आर धातु के परे रहते लोप होने के कारण धातु लोपम, ये आर धातुकम हो गया है, धातु लोपम आर धातुकम हो गया, तो इसका गुण वृद्धि का निषेध कर दिया। अजब सर्व धातुभ्य, सभी धातुओं से अच हो जाता है। वृद्धि में जैसे अच पर ये तो नहीं कह रखा ना, क्यों कहते हैं मृजंग को वृद्धि होती है, तो फिर यहाँ नहीं, अंगाधिकार में है ना वो सूत्र, और अंग प्रत्यय के पर रहते ही होता है। अंग संज्ञा जो होती है वो प्रत्यय के पर रहती होती, बिना प्रत्यय के तो अंग संज्ञा होगी नहीं। मृजेर अंगस से जब कह दिया तो प्रत्यय तो आ ही गया ना, आक्षेप से लब्ध हो गया, ऐसे कहेंगे। जैसे इको जल सूत्र में धातु नहीं पड़ा ना, पर ये कहते हैं इगंत धातु से उत्तर झलादि संकितवत होता है। धातु कहाँ से आ गया? आक्षेप से लब्ध हो जाता है। सन आता है ना, धातु से ही आता है, धातु से ही सन आता है। तो जब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सन कितवत होता है तो धातु तो आक्षिप्त हो जाएगा। ऐसे ही वहां पर भी मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि में क्या आक्षिप्त हो जाएगा? प्रत्यय आक्षिप्त हो जाएगा। मृजेर वृद्धि प्रत्यय आक्षिप्त हो जाएगा। मृजेर वृद्धि धात्वंतर तो हो रहा है, पर ये जब यंग का लुक हो जाता है ना तो धात्वंतर नहीं मानते। प्रकृति ग्रहण यंग लुगंतस्यापि ग्रहणम भवति, प्रकृति का जहाँ ग्रहण होता है यंग लुगंत का भी ग्रहण हो जाता है। ये अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं आपके स्वामी जी लोग। धात्वंतर जो है, धात्वंतर हो जाता है ना, ये प्रश्न पूछा इन्होंने, तो धात्वंतर तो हो जाता है, लेकिन प्रकृति के ग्रहण में यंग लुगंत का भी ग्रहण हो जाता है। धातु ग्रहणम किम लुई लविता रेडसी इत्यादि उदाहरण दे रहे हैं कि ये धातु ग्रहण अनुबंध प्रत्यय लोपे महाभूत। सूत्र में यदि लोपे कह देते, हाँ जी ओम गुरु जी, अब ये जो धात्वंतर बता रहे थे तो इसमें क्या कहना चाह रहे थे? धात्वंतर कहना ही चाह रहे थे कि यंगंत तो एक अलग धातु होगी, मृजेर वृद्धि तो मृज धातु है, तो दूसरी धातु को कैसे गुण कर देंगे मृजेर वृद्धि से? गुरु जी, एक परिभाषा है कि अभ्यास विकारेषु अपवाद उत्सर्गा न बाधन्ते। अगर इस परिभाषा को आश्रित किया जाए तो यहाँ पर मरि मृज है, यहाँ पर दो चीज़ें पाएगी, एक तो हलादि शेष भी पाएगा, गुणों को भी पाएगा, तो उनका निवारण कैसे किया जाएगा? माने वो परिभाषा तो मानते ही है ना, अभ्यास विकारेषु अपवादा उत्सर्गान न बाधन्ते जी, वो तो मानते ही हैं जी। तो फिर तो क्रम से लगते चले जाते हैं, सामान्य सूत्र पहले लगते हैं, विशेष बाद में लगते हैं। दूसरी जगह तो अपवाद पहले लगते हैं, सामान्य बाद में लगते हैं ना। प्रकल्प अपवाद विषय उत्सर्गा निवसन्ते, या पूर्व में अपवादा भी निवसन्ते पश्चात उत्सर्गा, पहले अपवाद लगते हैं फिर उत्सर्ग लगते हैं। पर अभ्यास विकारेषु बाधका न बाधन्ते, अभ्यास विकारों में बाधक नहीं बाधते हैं। अभ्यास विकारों में बाधक सूत्र बाधते हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा कि क्रम से लगते चले जाते हैं, सामान्य सूत्र पहले लग जाते हैं, विशेष सूत्र जो है बाद में लग जाते हैं। नहीं तो दूसरी जगह सारी जगह एक ही नियम काम करता है, पहले अपवाद लगते हैं बाद में उत्सर्ग लगते हैं, यदि कहीं जगह मिल जाए तो, और ना मिले तो फिर नहीं लगेंगे। पूर्व में अपवादा भी निवसन्ते पश्चात उत्सर्ग, अपवाद अपना स्थान पहले ग्रहण करते हैं। अपवाद मानी विशेष, विशेष पहले अपना, लोक में भी ऐसे ही होता रहता है ना, विशेष पहले अपना स्थान ग्रहण करते हैं, सामान्य बाद में। फिर सामान्य की प्राप्ति सामान्य स्थल में रहेगी, पर उस विशेष स्थल में सामान्य जो होता है सब जगह होता है, विशेष में भी होता है, लेकिन जहाँ विशेष कार्य करेगा वहाँ सामान्य हट जाएगा। विशेष जो जहाँ भी काम करता है सामान्य तो पीछे हट जाता है। हाँ जी, यहाँ लुई लविता में ना यकार का जो लोप है, अनुबंध लोप या प्रत्यय लोप को धातु लोप नहीं कहते हैं। हाँ जी, इसमें जब मरिमृज बनाया था तो उसमें यंगोची चार न लगाकर पहले ही इसको वो कर दे वृद्धि,
तो क्या अंतर होगा? पहले वो तो एक व्यवस्था है, हमारे मन से नहीं चलती ना। ऐसा नहीं हो सकता बाय द वे हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं यंगो जीचा और वो जो पार था वृद्धि वो कर दें हम? तो ऐसे नहीं चलता है। मैं यही उत्तर दे रहा हूँ, कई बार मैं यही उत्तर देता हूँ कि विनोद में, कि अपने मन के अनुसार हम सारी हमारी बात चल जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दिक्कत तो यही है कि हमारे मन की पूरी नहीं होती है। हम जो सोचें वही हो जाए तो फिर क्या समस्या है जीवन में। तो अष्टाध्यायी में ऐसा ही है, एक विधान के पीछे चलना पड़ता है हमारे को, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। आज्ञाकारी बन करके चलना होता है हमें। ये जो व्याकरण अष्टाध्यायी कुछ संदेश देती है, एक तो कॉपरेशन का संदेश देती है, टीम वर्क को बताती है, और एक आज्ञाकारी बन करके जीना सिखाती है कि आज्ञाकारी बनो। ठीक है ना, यंगो चीज है। ये यूं कह रहे हैं कि पहले ही कर लो, यंग से लाने से भी पहले ही मृजे वृद्धि कर लो। यंग के लुक के किए बिना ही ना, किंगति से तो वो यंग को मान कर करेगा, और अब तो अच को मान करके हम वृद्धि कर रहे हैं ना। नहीं, एक धातु हो गई मरी मृज, मरी मृज धातु है और आगे अच है, तो अच को मान करके कह रहे हैं कि पहले वृद्धि कर दो। तो वो तो पहले वृद्धि नहीं होगी ना। यंगोचिच एक प्रकार से अंतरंग भी है, वृद्धि बहिरंग है, अंगाधिकार की अपेक्षा करती है। तो देखिए, अनुबंध लोप और प्रत्यय लोप में ना हो। लुई लविता है ना, अनुबंध लोप को धातु लोप नहीं कहेंगे। सूत्र में यदि न लोप यार धातु के बना देंगे ना, तो लोप होने पर एक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते, लविता रूप नहीं बन सकेगा। और रिस धातु से क्विप प्रत्यय किया, रेड रूप नहीं बन सकेगा। पर्णम नवे है, ये उदाहरण तो पता नहीं क्यों दे देते हैं, पर्णम नवे है, इसका कुछ है नहीं। पर्णम नवे का क्या उदाहरण है? कई जगह नए पाठ है, पर इसमें इसका क्या लेना देना है, मैं ये कह रहा हूं। नए में तो हाँ, रेड में तो ठीक है। ऋषेर हिंसार्थस्य विच प्रत्यय लोपे उदाहरणम रेड इति। अब यहाँ पर रेड उदाहरण तो ठीक है, पर ये किस अर्थ में दिया है? नवे, व्याख्याकारों ने कुछ नहीं लिखा। विच प्रत्यय लोपे उदाहरणम रेड इति। ऋष है ना, तो यदि हम न लोप आर धातु के बना देंगे तो लोप होने पर आर धातु पर रहते, इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते, तो रेट रूप नहीं बनेगा, रिस धातु का मना हो जाएगा। यदि धातु हटा दें तो यहां भी मना हो जाएगा। ऐसे देखना पड़ता है उसको, यदि हटा दें तो क्या होगा। और देखिए, आर धातु के किम त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति, सार धातु के महाभूत कहते हैं। यदि आर धातु का हटा देंगे तो सार धातु में भी गुण का निषेध होने लगेगा धातु के अवयव का लोप होने पर। जैसे सार धातु में लोप हुआ है ना, रो रुई धातु थी, यंगोची से बहुल वचन से लोप हो जाता है धातु का। धातु क्या है? रू आगे यंग, रो रुई बन गया ना। रो किससे हुआ सागर जी? नहीं, गुणों यंगलू को बोलो। अभ्यास में जो गुण है, रू रू और यंग है ना, अभ्यास को गुण रो रुई बनाना है। रो रुई बन करके यंग का यंगोची से लोप हो गया, तिप आया, तो यहां पर सार धातु का परे। त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति एक पहेली के रूप में मंत्र है ना। चत्वारि श्रृंगा त्रयोश्च पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्ता, ऐसा कोई वृषभ है, उसको बताओ वो कौन सा वृषभ है। ऐसे पहेली स्वरूप मंत्र है ये। 4 जिसके सींग हैं, 3 जिसके पैर हैं, 2 जिसके सिर हैं, 7 जिसके हाथ हैं, 3 जगह से जो बंधा हुआ है और वो चिल्ला रहा है, ऐसा वृषभ बताओ वो कौन है। ऐसे पहेली बना दी।
फिर उत्तर आएगा शब्द। पहली वहीं से चली वैदिक भाषा से ही। तो सार धातु के महाभूत इका इत्तेव, सूत्र में इका की अनुवृत्ति आ रही है। भंजोआमर्द ने भंज धातु को भंजेश से चिणी, चिण के पर रहते उपधा का लोप होता है। छठे अध्याय के चौथे पद का भंज धातु को उपधा लोप होता है। लोप होने के बाद फिर अत उपधाय से वृद्धि होती है। आर धातु पर रहते लोप हुआ है, सारी शर्तें घट रही है पर इक नहीं मिल रहा, तो इसलिए अभाजी यहां पर वृद्धि हो जाएगी। और रंज धातु से घई से भाव कर्णयो, रंज धातु के नय का लोप होता है ना, घई से भाव कर्णयो, रंजेश से की वृत्ति आ रही है। तो इसका घय के पर रहते लोप होता है, उसी के पर रहते वृद्धि होती है, सारी बातें, लेकिन इक नहीं है। ठीक है। बहुब्री समाश्रयणम किम, बहुब्री समास क्यों माना? यहां पर जो धातु लोप शब्द है ना, इसमें धातु के अवयव का लोप है जिस आर धातु के पर रहते, तो कह रहे हैं क्नुई धातु है, जैसे आगे नीच है, नीच को मानकर पुक आगम हो गया, अब ये पुक को मानकर धातु के अवयव का लोप हो रहा है, लोपविवर्वली, न कि आर धातु को मानकर। और प्रेध्यम में इंद धातु के न का लोप हुआ है क्ता प्रत्यय को मानकर, लेकिन प्र और इध इसको जो गुण और आद गुणा उसमें उसका कोई रोल नहीं है आर धातु का। तो बहुब्री समाश्रयण करने से ये होगा धातु के अवयव का लोप हुआ है जिस आर धातु के पर रहते, उसी आर धातु के पर रहते इक के स्थान में गुण वृद्धि पाए तो नहीं होते। यहाँ पर क्नुई धातु अस्ति, अग्रे नीच प्रत्यवस्थि, नीची प्रत्यय परता, अर्ति रिवलुइति पुकी कृते सति, लोपोर्वेति अकार लोपे कृते पुगंत लघुब्धसिति गुणः क्रियते। तत्र पुकी लोपो अस्ति, आर धातु के च गुणो अस्ति। बहुब्री समासेन्तु तदेव निमित्तं स्यात्, आर धातुकत्वेन आर धातुकम आश्रित्य च धातोर लोपो भवेत्, तदेव आर धातुकम आश्रित्य च गुणो भवेत्, तस्याम अवस्थायामेव सूत्रमें तत् प्रवर्तते नान्यथा। प्रेद्धम इत्यत्र क्ता प्रत्ययम आश्रित्य इंद धातु नकारस्य लोप उपधा लोप हो जाता, परम आर धातुकम आश्रित्य अत्र गुण एकादेशो न भवति। प्रेद्धम इत्यत्र प्रजमा इद्ध। तो इस तरह से ये सूत्र पूरा होता है। ओम शांति शांति शांति।